क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांचाल, आप लोगों की बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, हम लोगों ने एनाटॉमी टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि पादप शारीरिकी टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने टिश्यू के बारे में चर्चा कर ली थी, यानी कि उत्तक के बारे में देख लिया था। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतकी उत्तक और दूसरा क्या था, जटिल उत्तक। विभज्योतकी दोनों प्रकार देख लिए थे। जटिल उत्तक का सरल स्थायी उत्तक, सॉरी एक स्थायी उत्तक था, तो सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक दोनों को हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अब आज इस टॉपिक के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो है हमारा उत्तक तंत्र। यानी कि बहुत सारे उत्तक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उत्तक तंत्र नाम दे दिया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए एक हमारा एपिडर्मिस वाला उत्तक हो गया, एक हमारा भरण वाला उत्तक हो गया, उसके वाला संवहन उत्तक हो गया, तो ये सारे के सारे मिलाकर क्या बना देंगे, एक सिस्टम की तरह काम करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, उत्तक तंत्र कहा जाता है। तो देखते हैं उत्तक तंत्र क्या होता है। उत्तक तंत्र का मतलब होता है कई उत्तक मिलकर एक तंत्र की तरह कार्य करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे उत्तक तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे उत्तक मिलकर एक तंत्र की तरह काम करेंगे या फिर एक समान काम करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, उत्तक तंत्र कह देंगे। अब किसी भी पादप के अंदर कितने प्रकार के उत्तक तंत्र होते हैं, तो किसी भी प्लांट के अंदर 3 प्रकार के उत्तक तंत्र होते हैं। पहला होता है हमारा बाह्य त्वचीय बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। दूसरा होता है भरण उत्तक तंत्र और तीसरा होता है संवहन उत्तक तंत्र। इसे बोला जाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसे कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसे कहा जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो पादप के अंदर 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। पहला होता है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, दूसरा होता है भरण उत्तक तंत्र और तीसरा होता है संवहन उत्तक तंत्र। अब एक एक करके इन सभी उत्तक तंत्र के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है कि ये उत्तक तंत्र किन किन से मिलकर बने होंगे या किन किन संरचनाओं से मिलकर बने होंगे या फिर कहाँ पर ये पादप के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला उत्तक तंत्र बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। ठीक है, तो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है।
ये बना होता है सबसे पहले हमारे बाह्य त्वचा से, इसके अलावा रंध्र से, और तीसरा होता है बाह्य उपांग। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बना होता है? इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है हमारा बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। अब ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? मान लीजिए किसी भी ठीक है, ये हमारे किसी भी पादप का या तो तना हो सकता है, या पत्ती हो सकती है, या जड़ हो सकती है। तो उसके अंदर जो बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र पाया जाता है वो किस प्रकार से पाया जाता है? वो बना होता है बाह्य त्वचा से। ये जो नजर आ रही है लेयर, इसे कहा जाता है बाह्य त्वचा। ठीक है, बाह्य त्वचा के अलावा इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या पाए जाते हैं? बाह्य उपांग पाए जाते हैं। बाह्य उपांग का मतलब क्या हो गया? बाह्य त्वचा से कुछ रोम जैसी संरचनाएं बाहर निकलेगी, उन्हें हम लोग क्या कर देंगे? बाह्य उपांग कह देंगे। अगर हम लोग तने की बात करें तो तने के अंदर जो बाह्य उपांग होते हैं उन्हें कहा जाता है त्वचीय रोम या ट्राइकोम कहा जाता है। और जो जड़ होती है या मूल होती है, उसके अंदर जो बाह्य उपांग निकलते हैं बाहर की तरफ, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मूल रोम। तो जो बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला है हमारा बाह्य त्वचा, तो ये हो गई हमारी बाह्य त्वचा। एक परत की होती है, इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। क्यूटिकल की परत होती है इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी जो क्यूटिकल की परत होती है, क्यूटिकल की परत का काम क्या हो जाता है? एक तरीके से जल की हानि को रोकने का काम हो जाता है। और जल की हानि को रोकने का मतलब क्या हो गया? वाष्पोसर्जन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है? जल की हानि होती है। तो उस टाइम पर जल की हानि को रोकने के लिए बहुत सारी जो संरचनाएं होती पादप की, जैसे कि मरुस्थल के अंदर जो पत्तियां मिलती है उनके ऊपर क्या लगती है? क्यूटिकल की परत लगती है, ताकि वाष्पोसर्जन कम से कम हो और जल की हानि भी कम से कम हो। तो जो क्यूटिकल की परत है वो पादप के कुछ भाग पर हो भी सकती है और कुछ पर नहीं भी हो सकती। अब हम लोग बात करें जड़ की, तो जड़ के अंदर क्यूटिकल की लेयर नहीं पाई जाती है, तने के अंदर, और दूसरा हमारा पत्तियों के अंदर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। उसके अलावा जो उपांग होते हैं, बाह्य उपांग होते हैं, वो हमारे पर्ण के अंदर कोई उपांग नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा रंध्र पाए जाते हैं। जड़ की बात करें तो जड़ के अंदर रंध्र नहीं पाए जाते। जब हम एक एक करके जड़, तना, पत्ती की स्ट्रक्चर देखेंगे तब हमें वापस इन चीजों को पढ़नी है। अभी सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है, जो बाह्य त्वचा होती है, ये बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र है, तो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। बाह्य त्वचा, रंध्र और बाह्य उपांगों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बाह्य त्वचा की,
तो बाह्य त्वचा क्या होती है? ये जो कोशिकाएं नजर आ रही है ये वाली, ये पेरेनकाइमा से बनी लंबी संरचना होती है। यानी कि जो एपिडर्मिस होती है या जो बाह्य त्वचा होती है वो किन से मिलकर बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है पेरेनकाइमा से मिलकर बनी होती है। उसके अलावा ये पास पास होती है, यानी कि इनमें कोई भी अंतरकोशिक स्थान नहीं पाया जाता है। तो किन से मिलकर बनी होगी बाह्य त्वचा? ये बनी होगी पेरेनकाइमा से मिलकर बनी हुई होगी। उसके अलावा ये कैसी होती है? पास पास में उपस्थित होती है। और क्या होती है? ये अंतरकोशिक स्थान जो होता है इनके अंदर अनुपस्थित होता है। इसके अलावा यह एकल स्तरीय परत होती है, यानी कि केवल एक सिंगल लेयर होती है। इस वजह से क्या बोल देंगे इनको कि ये केवल एकल स्तरीय परत होती है। उसके अलावा ये क्या बनाएगी? पादप का बाह्यतम आवरण बनाने का काम करती है। क्या बनाती है ये त्वचा? पादप का बाह्यतम आवरण बनाती है। बाह्यतम आवरण का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग पादप की आंतरिक संरचना देखेंगे, अंदर जाके अगर हम लोग पादप को काटते, मान लीजिए ये तना है, ठीक है, ये किसी भी पादप का तना है, तने को मैंने इस तरीके से अनुप्रस्थ काट के अंदर काटा। अब मैं इसको ऐसे अनुप्रस्थ काट में काट रही हूँ तो इस प्रकार से अलग अलग मेरे को संरचनाएं नजर आएगी। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम लोग क्या कह देंगे? बाह्य त्वचा कह देंगे। यानी सबसे बाहर वाली जो परत होगी वो कौन सी परत हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे बाह्य त्वचा। ठीक है। अब इस बाह्य त्वचा के ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? मोम का आवरण पाया जाता है। बाह्य त्वचा के ऊपर मोम का आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है। तो सबसे बाहर की तरफ किसका आवरण पाया जा रहा है? ये सबसे बाहर वाली हमारी बाह्य त्वचा होगी और बाह्य त्वचा के ऊपर एक परत है मोम की, जिसे क्या कहा जाता है? क्यूटिकल की परत कहा जाता है। उसके अलावा ये क्या होती है? एक सिंगल परत होती है, एक सिंगल लेयर होगी। उसके अलावा ये पास पास के अंदर होगी और लंबी होगी। उसके अलावा इनके बीच में कोई भी अंतरकोशिक स्थान नहीं पाया जाएगा, यानी कि ये सारी सारी पास पास में चिपकी हुई है, कोई बीच में स्पेस इनके अंदर नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ऐसे दूर दूर नहीं है। ये अंतरकोशिक स्थान होता तो क्या होता? ये कोशिकाएं ऐसे ऐसे होती, तो बीच बीच में ये जो स्थान है इसको अपन क्या कह देंगे? अंतरकोशिक स्थान कह देंगे। तो इनमें कोई भी अंतरकोशिक स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा किससे मिलकर बनी होगी? पेरेनकाइमा से मिलकर बनी हुई होगी। और ये मिलती कहाँ पर है? किसी भी पादप का जो बाह्य आवरण बनाने का काम करती है वो कौन करती है? बाह्य त्वचा ही करती है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? बाह्य त्वचा की। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं रंध्र की, कि रंध्र क्या होते हैं। अभी हमने देखा, मान लीजिए ये हमारी बाह्य त्वचा है,
और ये बाह्य त्वचा के पास में ही क्या पाए जाएंगे हमारे, ये रंध्र पाए जाएंगे। ये क्या हो गई हमारे बाह्य त्वचा हो गई। और ये बाह्य उपांग, उपांग भी दो प्रकार के होते हैं, अभी देखा जाएगा। तो ये बाह्य त्वचा हो गई, और बाह्य त्वचा के अंदर क्या पाए जा सकते हैं, रंध्र पाए जा सकते हैं। अब इन रंध्र की अगर हम लोग संरचना की बात करें तो जो रंध्र होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है। ये हो गई हमारे रंध्र की संरचना। अब इनके अंदर क्या क्या मिलते हैं, ये बीच वाला जो पोर मिल रहा है इसे कहा जाता है रंध्र कहा जाता है। उसके अलावा ये क्या हो गई, ये जो दिख रही ना ये किडनी शेप की कोशिका है, इन्हें कहा जाता है गाढ़ कोशिका या रक्षक कोशिका। उसके अलावा ये गाढ़ कोशिका के बाहर की तरफ जो कोशिकाएं पाई जा रही इन्हें कहा जाता है सहायक कोशिका। अब ये जो गाढ़ कोशिका के जो अंदर वाली जो भित्ति है ये आंतरिक भित्ति हो जाएगी, और ये जो आंतरिक भित्ति होती है वो थोड़ी मोटी होती है, और ये कैसी हो गई, ये हो गई हमारी बाह्य भित्ति, जो कि कैसी होती है, पतली होती है और कठोर होती है, और ये मोटी होती है और लचीली होती है। तो ये जो बीच के अंदर ये जो छिद्र पाया जा रहा है इसे क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। रंध्र के दोनों तरफ जो कोशिका मिल रही है जो कि किडनी के शेप की है, इन्हें कहा जाता है गाढ़ कोशिका या रक्षक कोशिका इन्हें कहा जाता है। और इन गाढ़ कोशिकाओं के बाहर की तरफ जो कोशिका मिल रही है उन्हें क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है। तो रंध्र जो हो गया उनकी संरचना कैसी हो जाती है, कुछ इस प्रकार से रंध्र की संरचना हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो इनका काम क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रंध्र की। तो ये रंध्र का काम क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन करवाना, और क्या काम हो सकता है इनका, गैसों का आदान प्रदान करवाना। ठीक है, उसके अलावा दूसरी संरचना है हमारी रक्षक कोशिका। तो ये रक्षक कोशिका का काम क्या हो जाता है, इनका काम हो जाता है रंध्र को बंद करवाने का, और खोलने का जो काम होता है वो किनका हो जाता है,
रक्षक कोशिका का हो जाता है। तो इनका काम क्या हो जाएगा, रंध्र को खोलने और बंद करने में सहायक होती है। अब रंध्र खुलते और बंद कैसे होते हैं, एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। होता क्या है, हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, दिन के टाइम की। दिन में क्या होता है, दिन में क्या होता है, ये हमारे रंध्र है और रंध्र के आसपास जो कोशिकाएं पाई जा रही, बाह्य त्वचा की कोशिकाएं पाई जा रही है। अब इसके अंदर क्या भरा होता है, वाटर भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो दिन के टाइम में क्या करते हैं, ये जो वाटर है वो किसके अंदर आ जाता है, वो आ जाता है हमारे सहायक कोशिका में। अब इस सहायक कोशिका से जो जल है वो पहुंच जाता है किसके अंदर, गाढ़ कोशिका के अंदर। ठीक है, तो अब मानो पहले जल कहां पर था, सहायक कोशिका के अंदर था, और सहायक कोशिका से जल कहां पर पहुंच गया, गाढ़ कोशिका के अंदर जल पहुंच गया। अब जैसे ही इसके अंदर जल पहुंचा है, तो पहले तो इसका आकार कैसा था, ये इतना सा आकार था। अब इसका आकार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चेंज, अब जैसे ही इसके अंदर वाटर यहां से यहां पर पहुंच गया, तो ये जो गाढ़ कोशिकाएं होती है वो क्या आती है, फूल जाती है। अब ये फूलने से क्या होगा कि जो बीच में ये जो रंध्र मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जो ये गाढ़ कोशिका होती है, इनका काम क्या होता है, रंध्र को खोलने और बंद करने में सहायक होती है। तो दिन के अंदर क्या होगा, हम लोग बात करें दिन की, तो दिन में सहायक कोशिका से जल किसके अंदर पहुंच जाएगा, सहायक कोशिका से जल किस में पहुंच जाएगा, गाढ़ कोशिका में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही जल गाढ़ कोशिका के अंदर जल पहुंच गया, तो गाढ़ कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। वाटर आने से गाढ़ कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है या फिर स्फीत हो जाती है। गाढ़ कोशिका क्या हो गई, फूल गई। तो फूलने से क्या हो जाएगा, रंध्र जो है वो खुल जाएगा। तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, रंध्र के खुलने की प्रक्रिया कहलाएगी, जो कि कब होगी, दिन के समय होगी। अब इसके अपोजिट हम लोग कर लेते हैं, रात में क्या होगा, रात में ये जो वाटर था, ये जो जल है, ये वापस से किसके अंदर आ जाएगा, सहायक कोशिका के अंदर आ जाएगा। अब यहां से वापस जल किसके अंदर आ गया, सहायक कोशिका के अंदर आ गया। तो इसके अंदर जो जल भरा हो तो बाहर निकल गया, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी या सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से रंध्र भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो हुआ क्या इसके अंदर, मान लीजिए
ये जो वाटर है वो किसके अंदर आ गया, बाहर सहायक कोशिका के अंदर आ गया, जिससे ये क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, और पिचकने से रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया कब होगी, रात के टाइम में होगी। तो रात में क्या हो जाएगा, रात में, तो रात में क्या हो गया, सहायक कोशिका में गाढ़ कोशिका से गाढ़ कोशिका से जल सहायक कोशिका में पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच गया, सहायक कोशिका के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, गाढ़ कोशिका पिचक जाएगी और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, रात और दिन में कितना सा अंतर है कि रात के अंदर तो सहायक कोशिका से जल गाढ़ के कोशिका में पहुंच रहा है, और रात में क्या होता है, गाढ़ कोशिका से वापस कहां पर पहुंच जाएगा, सहायक कोशिका के अंदर, जिससे गाढ़ कोशिका से जल बाहर निकल गया, तो गाढ़ कोशिका क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, पिचकने से क्या हो जाएंगे, रंध्र वापस बंद हो जाएंगे। तो हमारा जो गाढ़ कोशिका थी उनका काम क्या हो गया, एक तरीके से गाढ़ कोशिका काम हो गया रंध्रों को खोलने और बंद करवाने में, ये क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे रंध्र की। और सहायक कोशिका क्या हो गई, एक तरीके से ये सहायता प्रदान करने के लिए, नाम से पता चल रहा है सहायक का मतलब क्या हो गया, सहायता प्रदान करने के लिए अवेलेबल रहती है। ठीक है, उसके अलावा सहायता कैसे कर रही है, यहाँ से यहाँ पर वाटर पहुंचाना, वापस यहाँ से इधर वाटर पहुंचाने का काम कर रही है। अब एक बार इनकी संरचना भी देख लेते हैं। ये जो गाढ़ कोशिका होती है, गाढ़ कोशिका या रक्षक कोशिका, तो एक गाढ़ कोशिका या जो रक्षक कोशिका होती है, इसकी बाहरी भित्ति तो कैसी थी, हमारी बाहरी भित्ति पतली थी और कठोर थी, और आंतरिक भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, आंतरिक भित्ति होती है मोटी। ठीक है, उसके अलावा जो ये गाढ़ कोशिका होती है, इनकी संरचना कैसी होती है, तो सबसे पहले इनकी संरचना की बात करते हैं हम, किसके अंदर, द्विबीजपत्री पादपों में। दूसरे होते हैं हमारे एक बीजपत्री पादप, ठीक है। तो अगर द्विबीजपत्री पादपों की बात की जाए, तो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर संरचना होती है हमारे सेम के बीज के समान, या फिर हम लोग कह सकते हैं किडनी के आकार की। नजर आ रही है, किडनी के आकार की क्या होती है, इनकी संरचना होती है इस तरीके से।
और जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर जो गाढ़ कोशिका या रक्षक कोशिका होती है उनका आकार होता है डंबलाकार। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पूरे के पूरे रंध्र की। रंध्र को हम लोग और डिटेल के अंदर जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब वापस इसके बारे में स्टडी करेंगे, बट अभी इतना सा याद रखना है क्योंकि हम लोगों को क्या देखना है, एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं तो रंध्र आगे, और रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी चीज की, जिसे कहा जाता है बाह्य उपांग। तो ये बाह्य उपांग क्या होते हैं, बाह्य त्वचा से कुछ रोम जैसी संरचनाएं बाहर निकलती है जिन्हें क्या कहा जाता है, बाह्य उपांग कहा जाता है। अभी देखी थी हम लोगों ने बाह्य त्वचा से क्या निकल रही थी, बना ही देते हैं वापस से। ये हमारी बाह्य त्वचा थी, और ये बाह्य त्वचा से उपांग जैसी संरचना या मूल रोम जैसी संरचना बाहर निकल रही थी जिसे हम लोगों ने क्या कह दिया, बाह्य उपांग कह दिया। ठीक है, तो बाह्य उपांग का मतलब क्या हो गया, बाह्य त्वचा से बाह्य त्वचा से कुछ रोम जैसी संरचना बाहर निकलती है जिन्हें बाह्य त्वचीय बाह्य त्वचीय उपांग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बाह्य त्वचीय उपांग है ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मूल रोम और दूसरे होते हैं त्वचीय रोम। इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइकोम, या फिर इन्हें हम लोग कह सकते हैं प्रेरहोरोम। ठीक है, तो जो बाह्य त्वचीय उपांग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा मूल रोम और दूसरा होता है त्वचीय रोम। अब नाम से ही पता चल रहा है मूल रोम, तो ये कहां पर मिलेंगे, जड़ में मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब ये जड़ के अंदर मिलेंगे तो ये कैसे होंगे, मान लीजिए सबसे बाहर की तरफ हमारी क्या होगी, बाह्य त्वचा हो गई, और ये बाह्य त्वचा से क्या निकल रहे हैं, बाह्य उपांग निकल रहे हैं। ये हमारी बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हो गई। तो ये जो मूल रोम होते हैं ये इन्हीं कोशिकाओं से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और ये जो मूल रोम होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं।
कैसे हो जाएंगे, एक कोशिकी, मतलब इसके अंदर इस तरीके से ऐसे डिवाइडेशन नहीं ना, यहाँ पर भी अलग अलग कोशिकाएं मिल रही है, तो ये क्या हो रही है, केवल केवल एक कोशिका इनके अंदर पाई जा रही है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है कि जो मूल रोम होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। उसके अलावा ये शाखित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन मोस्टली ये क्या होते हैं, अशाखित होते हैं। और इनका काम क्या हो जाता है, इन मूल रोमों का, जब हम लोगों ने जड़ की संरचना देखी थी तब हम लोगों ने देखा जो परिपक्वन क्षेत्र था वहां से मूल रोम निकल रहे थे, और मूल रोम का काम क्या होता है, जल और खाद्य जाल और लवणों को अवशोषित करने का काम। तो इसका भी क्या काम हो जाएगा, जल और खनिजों का जल व खनिजों को अवशोषित करते हैं। तो ये हो गए हमारे मूल रोम। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे हैं हमारे कौन से रोम, त्वचीय रोम, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, ट्राइकोम कहा जाता है। तो अब ये ट्राइकोम कैसे हो जाएंगे, मान लीजिए यही हमारी बाह्य त्वचा हो गई, और बाह्य त्वचा से जो बाहर की तरफ जो रोम निकल रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, त्वचीय रोम कह देंगे। अभी त्वचीय रोम कहाँ पर मिल रही है, इन्हें प्ररोह रोम भी कहते हैं। तो ये मिलेंगे कहाँ पर, यह है तने में मिलते हैं। कहाँ पर मिलेंगे, ये तने के अंदर मिलेंगे। उसके अलावा ये तो कैसे थे, हमारे एक कोशिकीय थे, और ये कैसे हैं, हमारे बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, तो ये बहुकोशिक हो जाएंगे। उसके अलावा ये शाखित या अशाखित दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से रोम, ये हमारे त्वचीय रोम हो गए। ठीक है, उसके अलावा इनका तो काम क्या था, जल और खनिजों को अवशोषित करना, इनका काम हो जाएगा। वातावरणीय नमी को अवशोषित करना। तो ये हो गए हमारे कौन सी संरचना, सबसे बाहर वाली त्वचीय उपांग वाली संरचना हो गई। और त्वचीय उपांग जो होंगे या फिर बाह्य उपांग जो होंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, बाह्य त्वचा से कुछ रोम जैसी संरचनाएं निकल रही है, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, जिसे हमने नाम दे दिया है मूल रोम, बाह्य त्वचीय उपांग कह देंगे। और ये बाह्य त्वचीय उपांग दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो सकता है मूल रोम, एक होते हैं त्वचीय रोम या प्ररोह रोम, और इंग्लिश में कहा जाता है इन्हें ट्राइकोम। मूल रोम का मतलब क्या हो जाएगा, रूट हेयर। ठीक है, तो ये जो मूल रोम होंगे वो भी कहाँ मिलेंगे, ये बाह्य त्वचा के बाहर की तरफ मिलेंगे। उसके अलावा कैसे हो जाएंगे, ये एक कोशिक हो जाएंगे। और एक और चीज याद रख लेनी है कि ये जो बाह्य त्वचा होती है, इस बाह्य त्वचा से ही बाहर की तरफ क्या निकल रहे हैं, इस बाह्य त्वचा से ही बाहर की तरफ क्या निकल रहे हैं, मूल रोम निकल रहे हैं। तो ये भी बाह्य त्वचा की कोशिका होगी, ये भी बाह्य त्वचा की, ये भी बाह्य त्वचा की, और ये भी बाह्य त्वचा की कोशिका होगी। लेकिन इस वाली कोशिका से क्या निकल रहे हैं, वाली कोशिका से मूल रोम निकल रहे हैं। इस कोशिका को कह दिया जाता है
ट्राइकोब्लास्ट कोशिका। ये अभी हम लोग आगे एक और बार जब इनकी संरचना देखेंगे तब वापस से बता देंगे, लेकिन याद रखनी है कि बाह्य त्वचा की जो कोशिका मूल रोम का निर्माण करती है, मूल रोम बनाती है, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ट्राइकोब्लास्ट कोशिका नाम दे दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला सिस्टम, हम लोगों ने उत्तक तंत्र जो था हमारा 3 उत्तक तंत्र थे, बाह्य त्वची उत्तक तंत्र, दूसरा था भरण उत्तक तंत्र और तीसरा था हमारा संवहन उत्तक तंत्र। तो बाह्य त्वची उत्तक तंत्र जो है वो कंप्लीट हो गया और बाह्य त्वची उत्तक तंत्र 3 चीजों से मिलकर बन रहा था, बाह्य त्वचा से, रंध्रों से और बाह्य उपांगों से मिलकर बन रहा था। और बाह्य उपांग 2 थे हमारे, एक तो थे मूल रोम और दूसरे थे हमारे त्वचीय रोम, जिसे क्या कहा जाता है, ट्राइकोम भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रकार का उत्तक तंत्र, जिसे कहा जाता है भरण भरण उत्तक तंत्र। भरण उत्तक तंत्र का मतलब होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो जो भरण उत्तक तंत्र क्या होता है, पहला उत्तक तंत्र था हमारे बाह्य त्वचा वाला उत्तक तंत्र, उसके अलावा दूसरा है भरण उत्तक तंत्र और तीसरा है संवहन उत्तक तंत्र। अब ये कैसे मिलते हैं, मान लीजिए ये तना है और तने का मैंने क्या किया, अनुप्रस्थ काट लिया इस तरीके से, ये तना था और तने को मैंने ऐसे काट लिया, यहाँ से ऐसे काट दिया, तो इसकी संरचना कैसे मिलेगी, कुछ ऐसी ही तो संरचना मिलेगी ना। अगर मैं इसको, इस तने को इस तरीके से काट रही हूँ, फिर मैं इसको ऐसे देखूंगी तो यहाँ पर एक गोल सी संरचना ही तो दिखेगी ना, तो ये गोल सी हमारे को संरचना मिलेगी। तो अब ये तीनों उत्तक तंत्र कैसे व्यवस्थित होते हैं ये देखते हैं। ये इस तरीके से सबसे बाहर की तरफ जो उत्तक तंत्र मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कह देंगे, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। और ये किन से मिलकर बना हुआ था, बाह्य त्वचा से, इसको भी यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी बाह्य त्वचा हो गई। इसके ऊपर ये ऐसे हमारे रंध्र मिल भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, रंध्र हो जाएंगे। उसके अलावा बाहर की तरफ क्या निकल रहे थे, इन्हें हम लोग क्या कह देंगे, बाह्य उपांग कह देंगे। अगर तने की बात की जाएगी तो उन्हें क्या कहा जाता है, तने के अंदर त्वचीय रोम कहा जाता है और जड़ के अंदर क्या कहा जाता है, ट्राइकोम को, बाह्य उपांग को मूल रोम कहा जाता है। तो ये सबसे बाहर वाला जो सिस्टम हो गया वो क्या हो गया, हमारा बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र हो गया। अब बीच के अंदर, ये हमारा बीच वाला पार्ट है, इसके अंदर ये हो गया हमारा कौन सा वाला सिस्टम, संवहन उत्तक तंत्र। तो संवहन उत्तक तंत्र के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, संवहन उत्तक तंत्र में आ जाएंगे हमारे जाइलम,
दूसरा क्या आ जाएगा, फ्लोयम। तो जाइलम और फ्लोयम से मिलकर कौन सा उत्तक तंत्र बन जाएगा, संवहनी उत्तक तंत्र बन जाएगा। अब ये जो बीच में अभी जितना भी पार्ट बचा हुआ है, इसे क्या कह दिया जाता है, इसे बोल दिया जाता है भरण उत्तक तंत्र। अब ये यहाँ पे जहां जहां पर भी खाली स्थान होगा, जहां पर भी जो भी स्थान बचा हुआ है, ये सारा का सारा जो भी ये येलो पार्ट जो मैं बना रही हूँ, वो सारा क्या हो जाएगा, हमारा भरण उत्तक तंत्र हो जाएगा। यानी कि तीनों उत्तक में से बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र, संवहन उत्तक तंत्र, इन दोनों के अलावा जितना भी शेष बचा हुआ भाग है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भरण उत्तक तंत्र कहा जाता है। तो भरण उत्तक तंत्र का मतलब क्या हो गया, भरण उत्तक तंत्र का मतलब हो गया एक तरीके से कि बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र के अलावा जितना भी उत्तक मिल रहा है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, भरण उत्तक तंत्र कह देंगे। अब ये तो इतना सा पार्ट बना रहा था, ये बीच वाला बना रहा था, और ये इतना सारा पार्ट बना रहा है। किसी भी पादप के अंदर जो उत्तक तंत्र सबसे ज्यादा मिलता है, वो कौन सा मिलेगा, भरण उत्तक तंत्र मिलेगा। भरण उत्तक तंत्र का मतलब क्या हो गया कि पादप में सबसे ज्यादा जो उत्तक मिलेंगे वो किसके मिल जाएगा, भरण उत्तक तंत्र का मिल जाएगा। उसके अलावा किन से मिलकर बन सकता है, कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा इसकी जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। अभी पूरा का पूरा क्या हो गया, भरण उत्तक तंत्र हो गया। तो एक बार पहले इसको लिख लेते हैं साथ के साथ में। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र व संवहनी उत्तक तंत्र के अलावा बाकी बचा शेष भाग, बाकी बचा शेष भाग क्या कहलाएगा, भरण उत्तक तंत्र कहलाता है। इसके अलावा ये क्या होता है, यह सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावा जो इनकी कोशिकाएं होती है वो किन से मिलकर बनी होती है, इनकी कोशिकाएं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बनी होती है। यानी कि इनकी कोशिकाएं मतलब क्या हो गया, जो भरण उत्तक के जो अलग अलग पार्ट है वो पेरेनकाइमा से भी बन सकते हैं, कोलेनकाइमा से बन सकते हैं और स्क्लेरेनकाइमा से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं। अब अगर हम लोग भरण उत्तक की बात करें तो जो भरण उत्तक तंत्र होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है, या कि इनकी संरचना कौन कौन सी होती है।
तो भरण उत्तक तंत्र के अंदर पाया जाता है हमारा हाइपोडर्मिस, जिसे कहा जाता है अधस त्वचा। उसके अलावा ये होता है बलकुट, जिसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। उसके अलावा और क्या क्या मिलता है इसके अंदर, और होता है हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को कहा जाता है अंतस त्वचा। उसके अलावा होता है पेरिसाइकल, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिरंभ। और एक होता है हमारा पित्त, जिसे कहा जाता है मज्जा। ठीक है, तो ये सारी की सारी संरचनाएं किसके अंदर मिलती है, भरण उत्तक तंत्र के अंदर मिलती। मान लीजिए हमारा बाह्य त्वचा हो गई ये तो, और ये बीच वाला कौन सा हो गया हमारा, संवन उत्तक तंत्र हो गया। अब ये अलग अलग संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। ये देखो, ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा, भरण उत्तक तंत्र हो गया। तो इसमें ये जो सबसे बाहर की तरफ हो जाएगी, इसे क्या कह देंगे, हाइपोडर्मिस। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगी, बलकुट। फिर उसके बाद में ये हमारी एंडोडर्मिस। फिर ये एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या आ जाएगी, परिरंभ। और सबसे अंदर की तरफ क्या मिल जाएगी, जिसे कहा जाता है पित्त। तो इन सभी संरचनाओं से या फिर इन सभी चीजों से मिलकर क्या बना हुआ है हमारा, भरण उत्तक बना हुआ है। और ये जो तीनों, ये चारों संरचनाएं, 1 2 3 4 5, ये चारों संरचनाएं जो है वो हमारे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों से मिलकर बनी हो सकती। मान लीजिए हाइपोडर्मिस किसी के अंदर पेरेनकाइमा की बनी हुई है, किसी के अंदर एंडोडर्मिस जो है स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई है। तो ये तीनों संरचनाएं मिलती है किसके अंदर, भरण उत्तक के अंदर। और भरण उत्तक जो होती है, इनकी कोशिका इन तीनों से मिलकर बनी हुई, लेकिन जो भरण उत्तक होता है वो हमारे 5 प्रकार का हो गया, हाइपोडर्मिस, वल्कुट, एंडोडर्मिस, परिरंभ और पित्त। ये सारी की संरचनाएं किसके अंदर मिलती है, भरण उत्तक तंत्र के अंदर मिलती है। अब जब हम लोग अलग अलग देखेंगे तने की आंतरिक संरचना, जड़ की आंतरिक संरचना या फिर पत्ती की आंतरिक संरचना, तब एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो भी यही देख लेते हैं। पाण के अंदर, पाण में भरण उत्तक तंत्र की जगह पाण मध्योतक कोशिका या फिर इसे कहा जाता है मीजोफिल कोशिका। तो जो पाण होती है उसके अंदर भरण उत्तक तंत्र की जगह पाण मध्योतक कोशिका या मीजोफिल कोशिका मिलती है। अगर तने की और जड़ की बात करें तो जड़ और तने के अंदर तो क्या मिलेगा, भरण उत्तक तंत्र मिलेगा, जिसमें सारी की सारी संरचनाएं मिलेगी। लेकिन पत्ती के अंदर ये भरण उत्तक की जगह कौन सी संरचना मिलती है, पाण मध्योतक कोशिका इनके अंदर मिलती है। और ये जो पाण मध्योतक कोशिका या फिर
मीजोफिल कोशिका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीजोफिल कोशिका। ये दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है हमारी खम्बी या खम्ब मृदुतक, खम्ब मृदुतक कोशिका, और एक होता है स्पंजी मृदुतक कोशिका। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसके बारे में भी याद रखना है। जब हम लोग पानी की वापस संरचना देखेंगे तब ये फिर से आएगा कि भरण उत्तक तंत्र को क्या कहा जाता है, पाण मध्योतक कोशिका या फिर मीजोफिल कोशिका कहा जाता है। तो ये हमारा सेकंड वाला उत्तक सिस्टम यानी कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या भरण उत्तक तंत्र है, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट वाला उत्तक तंत्र बचा है संवहन उत्तक तंत्र। इसके बारे में हम लोग कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।